Hello everyone, welcome to this video. Here we will be discussing the concept of isostasy and two related theories with respect to isostasy given by Pratt and Airy. So सबसे पहले ये देखते हैं कि isostasy होता क्या है. It is the principle that governs how material on the earth surface is distributed. जैसे कि अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो आइसोस्टेसिस सिंपली मींस अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपराइजिंग पार्ट एंड द लो लाइंग बेसिन्स ऑन अ रोटेटिंग अर्थ. तो ये सपोज दिस इज द अर्थ. इसमें कुछ पार्ट्स अपराइज वाले हैं एंड कुछ लो लाइंग पार्ट्स हैं और ये अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग. सो इस रोटेशन के साथ ये लोग कैसे स्टेबल हैं, जो अपराइजिंग पार्ट्स हैं और जो लो लाइंग बेसिन्स हैं, ये कैसे स्टेबल है? That is, they are stable due to the principle which is governing that stability known as isostasy. So it is the principle of balance that explains कि how landform, ocean, continents maintain equilibrium. Equilibrium मतलब एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं. कौन कौन? जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंट इस लैंडफॉर्म में माउंटेन्स आ सकते हैं, हिल्स आ सकती हैं, प्लेन्स आ सकते हैं. वो सब कैसे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं? इट इज डेल्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी. ये मैंने आपको बता दिया था. इट सिंपली मीन्स अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपलाइंग पार्ट्स एंड द लो लाइंग बेसिन्स ऑन द रोटेटिंग अर्थ. अब ये टर्म किसने दिया था? 1859 में डटन करके एक जोग्राफर थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था आइसोस्टेसी. मगर क्या ये आइसोस्टेसी 1859 में डिस्कवर हुई थी? नहीं, इससे पहले कई सारी एक्सपीडिशंस हुई थी जहाँ से हमें ये आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता हुआ दिख गया था. शब्द को, सॉरी, इस वर्ड को कॉइन बाद में किया गया डटन के द्वारा, लेकिन ये बहुत पहले ही कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था, इस पे रिसर्च चल रही थी. सो आइसोस्टेसी का मैं एक बताता हूँ हुआ क्या. सो इट वाज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड. सो इट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंड द फाइंडिंग्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस गाय पेरी बॉजर इन एंडीज एंड सर जॉर्ज एवरेस्ट इन द हिमालयाज. तो पेरी बॉजर का पहले का मतलब अर्लियर इनिशियल एक्सपीडिशंस वर ऑफ पेरी बॉजर and George Everest is later. So he went to the Andes for expedition and he saw that there are gravitational anomalies which he discovered in 1735. And then there were questions कि यार Andes इतने बड़े हैं but द जो ग्रेविटेशनल एनोमली है, मतलब वहाँ पे जो ग्रेविटी जैसा एक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ एंडीज वैसे एक्ट नहीं कर रही है. सेम हैपेंड व्हेन सर जॉर्ज एवरेस्ट इन 1859 व्हेन ही वाज सर्वेइंग द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. तो उन्होंने भी हिमालय पे यही सेम ग्रेविटेशनल एनोमली देखी, मतलब सिमिलर एनोमली देखी. सो क्वेश्चन अराइज हुए. अब क्वेश्चन क्या अराइज हुए कि व्हाई वर हिमालयाज नॉट एक्सर्टिंग द अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर इनॉर्मस मास. कि इतना बड़ा मास है, व्हाई इज इट नॉट अट्रैक्टिंग थिंग्स टुवर्ड्स इट इसके मास के हिसाब से. तो फिर इस पे डिबेट स्टार्ट हुई. तो डिबेट स्टार्ट हुई तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए इस क्वेश्चन के लिए. वेरियस एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट वाज कि आई एम सॉरी, फर्स्ट वाज कि फर्स्ट में उन्होंने ऐसा बोला, एक एक्सप्लेनेशन ये थी कि सपोज दिस इज द हिमालय. तो दे सेड कि दिस हिमालयस बाहर से तो ये रॉक सॉलिड दिखते हैं, मगर आप अंदर से देखोगे तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ बबल्स. तो बबल्स का तो वेट बहुत ज़्यादा होता नहीं है. सो बेसिकली द हिमालयाज आर होलो फ्रॉम इनसाइड एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ बबल्स, ऐसा बोला गया. और इसी की वजह से वेट और डेंसिटी उसका लो है एंड देयर फोर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ पे बहुत कम है. बट फिर एक इसके लिए काउंटर एक्सप्लेनेशन आया कि why it cannot be accepted, why this thing cannot be accepted, because if such a high mountain, if it was composed of bubbles na, so it could have not stand on the I'm sorry, it could have not stand on the earth surface standing so tall, है ना, and for such a huge span of time it is not possible for a hollow shaped composed of bubbles to do. तो दिस थिंग गॉट रिजेक्टेड कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट कंसेप्ट. फिर लेकिन क्वेश्चन वहीं के वहीं था कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई इट इज नॉट एग्जर्टिंग द अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स मास, क्योंकि दिखने में बहुत बड़ा है, मास भी इसमें बहुत है, तो ये उतना अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है. तो कुछ और एक्सप्लेनेशंस दी गई, जैसे
कि इट वाज सेड कि ठीक है ये हॉलो नहीं है, फिर क्या है? सो इट सेज दैट द विजिबल माउंटेन मास मस्ट बी कंपनसेटेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मास फ्रॉम बिलो। इसमें बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है इतना बड़ा ये माउंटेन है, अब इतने बड़े माउंटेन में इतना पार्ट इसका सरफेस के ऊपर दिखता है, दिस ब्लैक लाइन इज द सरफेस। तो हो सकता है इस वाले का डेंसिटी उतना ज़्यादा ना हो, इधर मास कम हो, मगर ये जो बीनीथ द सरफेस जो एरिया है इसका मास बहुत ज़्यादा हो। अब ये मास कंपनसेट कर देता है इस लोअर मास के लिए, इसलिए दीज आर स्टैंडिंग टॉल। और क्योंकि ऊपर तो मास कम ही है, तो इसलिए इतना ज़्यादा एट्रैक्शन नहीं पुल कर पा रहे हैं वो हिमालयास। तो दिस वाज वन एक्सप्लेनेशन गिवन कि विजिबल जितना पार्ट है माउंटेन का, इट इज मस्ट बी कंपनसेटेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मास फ्रॉम बिलो, नीचे ज़्यादा डेंस होगा। पर इसके बाद भी अभी फर्दर और इस पे चीज़ें बिल्ड हुई, तो उसमें क्या आया, थर्ड एक्सप्लेनेशन, कि जो रॉक्स ऑफ हिमालयाज हैं दे आर ऑफ लो डेंसिटी इन देमसेल्व्स एंड thus देयर अट्रैक्शन इज ऑल्सो लो। सो इस एक्सप्लेनेशन में तो ये बोल दिया कि जो हिमालयाज हैं उनके लार्ज साइज की दिक्कत नहीं है, वो जो कंपोज जो रॉक कंपोजिशन है जिससे हिमालय फॉर्म हुए हैं, अब वो है बड़ा, भले ही मतलब इट इज लाइक बहुत बड़ा हिमालय है, लेकिन जिन रॉक्स से बना है उन रॉक्स की डेंसिटी ही कम है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। सपोज दिस वॉज वन माउंटेन, दिस इज अनदर माउंटेन, या सेम ही रख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वन माउंटेन, अनदर माउंटेन, दिखने में दोनों सेम है, ये रहे इनके सरफेस। अब इस माउंटेन का वेट, एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ बहुत इजीली समझाने के लिए, इस माउंटेन का वेट होगा, आप मान लीजिए 1000 kgs। बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे मत जाना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। इतना बड़ा माउंटेन है, इसका वेट है 1000 kg। यहाँ पे उसके बाजू में एक और माउंटेन है ऑफ सेम हाइट, इसका वेट है 100 kg। तो अब ऑब्वियसली ये ज़्यादा मास, मतलब इसका मास जो है ज़्यादा अट्रैक्शन खींचेगा अपनी तरफ, इसका कम खींच पाएगा। अब ऐसा क्यों है? तो ये जो थर्ड पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कह रहा है ऐसा इसलिए है कि भाई इसमें इसका जो भी कंपोजिशन था उसका कुल मिला के वेट आता है 1000 kg। इसमें ऐसा है, दिस पार्ट तो हो सकता है रॉक 1, रॉक 2, रॉक 3, रॉक 4, रॉक 5। अब इसमें जो ये रॉक है, सारी रॉक्स का वेट है 20 kg पर रॉक्स। तो ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि इसका ग्रेविटेशनल पुल सॉरी, इसका ग्रेविटेशनल पुल इसलिए कम है क्योंकि जिस रॉक से ये माउंटेन बना है उस रॉक की डेंसिटी ही खुद में ही लो है, इस वजह से वो कम है। तो दोनों हो सकता दिख बड़े रहे हो, मगर कम इसलिए, ये एनॉमली इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी जो लिथोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन है, वो रॉक खुद में ही एक लो डेंसिटी का रॉक है। आई होप इस एग्जांपल से समझ में आया हो, और इससे भी नहीं समझ में आया हो तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि दिस इज आयरन ब्लॉक ऑफ 1000 kg, इतना बड़ा दिखता है। मतलब एक और बता देता हूँ, एक 100 किलो का, सपोज एक 100 किलो का ये आयरन का ब्लॉक है, साइज में देखिए आप इसको कितना बड़ा ही है। अब इतना ही बड़ा सेम साइज का एक कॉटन का ब्लॉक है, बट वो 1 kg का है। तो ये तो प्रॉपर्टीज है ना कि ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है इसलिए ये छोटा है, लेकिन डेंस ज़्यादा है। ये साइज में इसी के बराबर हो सकता है मगर डेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर। सो इट सेट कि द रॉक्स ऑफ हिमालय जो हैं वो खुद में ही लो डेंसिटी की हैं, एंड उसकी वजह से द अट्रैक्शन इज ऑल्सो लो। बट इसके बाद भी बात नहीं बनी। सो फाइनली इट वॉज सजेस्टेड दैट देयर इज अ लेवल अंडर द surface where there is no change in the density of the rocks. Density varies only above this level. मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे ये एक लैंडफॉर्म है, ये सरफेस है, अब ये लैंडफॉर्म का एक्सटेंशन नीचे भी होगा, तो ये कह रहे हैं कि दैट देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द रॉक, तो रॉक की डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है। आई एम सॉरी, वो कहते हैं कि एक लेवल होगा, उस लेवल के ऊपर ही जो भी डेंसिटी में वेरिएशंस होने होंगे होंगे,
उस लेवल के नीचे यहाँ पे कोई डेंसिटी में वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो उसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। एक ड्रॉ करके समझाता हूँ। मान लो ये एक सरफेस होता, अब दिस इज अ रॉक, इसकी हाइट छोटी है, एंड देन देयर इज दिस रॉक। तो आप देखेंगे कि इन दोनों की डेंसिटी, मतलब इन दोनों का जो इसकी जिसकी हाइट छोटी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी हाइट ज़्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी। तभी तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएंगे ना ये लोग। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम अभी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट नहीं भी समझ आया हो तो कोई बात नहीं, ये मैं अभी आगे थ्योरीज इन्हीं पे इवॉल्व होंगी सारी। So there is a level under the surface where there is no change in the density of the rocks. Density varies only above this level. अब इसको आप एक बेस मान लो और इसी पे हम थ्योरी को बिल्ड करते हैं कैसे, कि हाउ बिगर द कॉलम एंड लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। सो देयर वाज अ पर्सन नोन एज प्रैट, इनका पूरा नाम है आर्केडियन प्रैट। सो ही बेसिकली was trying to figure out कि क्या चल रहा है। So there is a earth, अर्थ पे there are various landforms, these landform are in a balanced position। तो ही क्वेश्चन कि ये बैलेंस हो कैसे रहा है, क्या मैकेनिज्म है इस बैलेंस का। तो कंपनसेशन प्रिंसिपल में ही सेज that the concept is of compensation of densities। what do we mean by compensation of density? बहुत सिंपल सा है कि compensation of density means that equal areas support equal mass below them up to a depth। एक डेप्थ तक अगर I'm so sorry, एक डेप्थ तक अगर इक्वल एरियाज हैं तो उनका जो मास होगा नीचे वो भी इक्वल ही होगा एक डेप्थ तक। उस डेप्थ के बाद क्या होगा, बियॉन्ड विच डेंसिटीज आर ऑल सेम कंपनसेटिंग फॉर वट एवर वेरिएशन वी हैव ऑन द सरफेस। इसको एग्जाम्पल को देखो, दिस पार्ट जो है दिस इज द सरफेस। अब ये तीन मास है, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन बी, क्रॉस सेक्शन सी, एंड देन दिस इज द मास ऑफ ए, मास ऑफ बी एंड मास ऑफ सी। सो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि mass of A, mass of B and mass of C all will be equal if A is equals to C is equals to A is equals to B is equals to C। अगर ये क्रॉस सेक्शन सबका सेम है तो सबका मास भी सेम होगा। अब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट सबसे कम है, तो अगर इनके क्रॉस सेक्शन उसके बाद तीनों के सेम है तो इनका मास भी सेम है। अब मास सेम होने के लिए अगेन हमें डेंसिटी का कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि डेंसिटी हो सकता है यहाँ पे वेरी कर रही हो, एक हद तक डेंसिटी वेरी कर रही हो कि ये चीज़ ज़्यादा डेंस होगी, ये कम डेंस होगी। अगेन रिमेंबर वो कॉटन वाला एग्जांपल एंड आयरन वाला एग्जांपल, 100 kg आयरन एंड 100 kg कॉटन या 1 kg कॉटन, हाइट में वेरिएशन आएगा। आई एम सो सॉरी। तो डेंसिटी वेरी कर रही होगी, मगर फिर ये कहते हैं कि एक लाइन आएगी, मतलब यहाँ पे नहीं आएगी, दिस इज तो सरफेस, यहाँ पे कहीं पे आप मान लो नीचे, इस डायग्राम में बनी नहीं है ठीक से, एक लाइन आएगी, उस लाइन के नीचे सारी जो डेंसिटीज हैं अब वो इक्वल हो जाएंगी। डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ए, डेंसिटी बी एंड डेंसिटी सी, ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगी एट वन पॉइंट। सो व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, इट प्रिंसिपल सेज कि इक्वल मासेस अंडरलाई इक्वल एरिया। पहली चीज तो ये कि ये इक्वल साइज के मास हैं, सॉरी इक्वल साइज के एरिया हैं, तो इनके जो मासेस हैं वो भी इक्वल हैं। इसको उल्टा लिखा होना चाहिए था, इक्वल एरिया अंडरलाई इक्वल मासेस। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो what is Pratt implying? So Pratt is basically implying that there is the earth surface which has landform। अब landform अगर हायर हाइट के होंगे तो डेंसिटी उनकी कम होगी, लोअर हाइट के होंगे, शॉर्टर हाइट के होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। बेसिकली ही इज सेइंग दैट द हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड दिस वेरिएशन इन डेंसिटी इज ओनली अप टू अ डेप्थ। मान लो इस डेप्थ तक ही ये वेरिएशन है, इसके बाद
ये जो वेरिएशन था, यहाँ पे डेंसिटी कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। इस डेप्थ को क्रॉस करने के बाद सबकी डेंसिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर, सिमिलर क्या, इक्वली हो जाएंगी। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं द लाइन ऑफ कंपनसेशन, एज स्टेटेड बाय आर्केडियन प्रैट। Then what he says that beyond line of compensation, densities are sorry, all comparable and equal. दो लोग और थे जिन्होंने इसके इनके इस आइडिया को सपोर्ट किया। देवर हेफोर्ड एंड बोवी। अब हेफोर्ड एंड बोवी ने क्या बोला? उन्होंने इसी आइडिया को सपोर्ट किया, बस कुछ चीज़ें उन्होंने बताई अपने हिसाब से कि ये जो डेप्थ ऑफ कंपनसेशन है वो 100 किलोमीटर है फ्रॉम सरफेस। मतलब जहाँ से ये डेंसिटीज इक्वल होना, मतलब ऑलमोस्ट कंपेरेबली इक्वल हो जाती हैं, दैट पार्ट इज 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। मतलब मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे एक ये लैंडफॉर्म होता, दूसरा होता, इग्नोर माई ड्राइंग। तो इस सरफेस के 100 किलोमीटर नीचे आके यहाँ पे विल बी दिस लाइन ऑफ कंपनसेशन। लेकिन उन्होंने लाइन ऑफ कंपनसेशन का नाम चेंज करके रख दिया प्लेन ऑफ कंपनसेशन। तो आइडिया हेफोर्ड और बोवी का भी सेम ही है, बस ये चीज बोली है उन्होंने कि डेप्थ ऑफ कंपनसेशन 100 किलोमीटर नीचे रहेगा, और ये जो LOC लाइन ऑफ कंपनसेशन वाला सॉरी कॉन्सेप्ट था, उसको प्लेन ऑफ कंपनसेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब दिस आइडिया ऑफ हेवर्ड एंड बोफी is in line with the idea that the lithosphere is moving over the asthenosphere, क्योंकि ये जो बाउंड्री बनती है, this is also somewhere around 100 kilometers, और this is exactly how the plate tectonics work and how the plate boundaries move। तो ये आइडिया ने उस कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट किया। सो ओके, दिस वाज द होल आइडिया ऑफ द कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रैट। अब एक कंसेप्ट हमें और देखना है, द कंसेप्ट ऑफ जॉर्ज एरी। तो एरी का कंसेप्ट देखते हैं अबाउट आइसोस्टेसी। सो एरी ने दिया था अपना फ्लोटेशन प्रिंसिपल। अगेन द फंडामेंटल क्वेश्चन वही है, अर्थ है, अर्थ पे देयर आर लैंडफॉर्म, ये बैलेंस कैसे बनाएंगे? सो एरी सेज कि एक फ्लोटेशन प्रिंसिपल है, एंड उसकी मतलब दैट इज द मैकेनिज्म फॉर स्टैब्लिशिंग द बैलेंस बिटवीन द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी। तो ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, तो प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस की ऐसा क्यों। दिस इज अ प्रिंसिपल, इट इज अ प्रूवन प्रिंसिपल, इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे ग्रेविटी है तो है, अब क्यों है, यू कांट आस्क मी एंड आई कांट आंसर कि क्यों है तो है भाई, वैसे ही ये भी है। सो द फ्लोटेशन प्रिंसिपल, सो ही उसमें एरी कहते हैं, मतलब एरी का फ्लोटेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि लैंडफॉर्म फ्लोट ऑन सम सबस्ट्रेटम with a part below that creates buoyancy and that stabilizes the landform। मतलब एक आप शिप का एग्जांपल समझिए, एक शिप होती है, हाउ इट फ्लोट्स, आधी डूबी रहती है पानी में, बस सेम इस शिप को आप लैंडफॉर्म के जैसे इमेजिन कर लीजिए। लैंडफॉर्म फ्लोट्स ऑन सम सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या है, जो ये पानी जिसमें शिप तैर रही थी, with a part below that creates buoyancy and stabilizes the landform। ये जो पार्ट है, दिस विल क्रिएट बायंसी, ये नीचे है, तो इसको ना पानी जो है वो ऊपर पुश करेगा। कभी आपने स्विमिंग करी हो ना, तो आप शायद इस कॉन्सेप्ट को बेटर रिलेट कर पाएंगे कि द लार्जर द सरफेस एरिया, उसको वाटर पुश करता है ऊपर। आप जितना वाटर को पुश करोगे, वाटर भी उतना ही पुश करेगा। सो व्हेन दीज टू पावर्स विल पुश ईच अदर, एक बायंसी फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जिसमें शिप का या लैंड मतलब शिप का ज़्यादातर पार्ट पानी के नीचे रहेगा, और जो लेस डेंस पार्ट है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। इसी कंसेप्ट को सीधा सीधा अप्लाई कर दिया है फ्लोटेशन प्रिंसिपल में। सो इट इज़ लाइक अ आइसबर्ग और अ शिप। एंड रिमेंबर, ये चीज़ एरी ने नहीं बोली है, आइसबर्ग वाली, ये तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। दिस वॉज नॉट सेड बाय एरी, ही सिंपली मेंटेन्ड दैट द crustal parts were floating and they were floating like a boat in the part of magma or magma of the substratum। तो ये आइसबर्ग वाला काम उनका नहीं है। देन आर्किमिडीज का फ्लोटेशन प्रिंसिपल है ये, जिसको मैंने आपको बताया, सिंपल सा हिसाब किताब है।
ये एक सरफेस है, मान लो एक वुडन लॉग लिया आपने, पानी में रखोगे, अब इसके ऊपर वेट डालोगे तो ये नीचे चला जाएगा, और जैसे ही ये वेट आप इसके ऊपर से हटा दोगे तो इट विल पुश बैक एंड कम अपवर्ड्स। ये नीचे था, ये वाली पोजीशन आपको अगर दिख रहा हो डायग्राम में तो, और ये नीचे से जैसे ही वेट हमने रिलीज किया ये वापस ऊपर आ गया। सो दिस इज बेसिकली द flotation principle. So if we apply the law of flotation, so in the case of airy, what happens is we assume that मतलब इसमें एक assumption ये करना पड़ेगा कि इसको ना रूट थ्योरी भी बोलते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है मैं अभी बताता हूँ रूट थ्योरी आगे चल के। तो एरिया आर्ग्यूड फॉर लैंडफॉर्म ऑफ सेम डेंसिटी फ्लोटिंग ऑन सम मीडियम विद डिफरेंट डेप्थ ऑफ ब्लॉक टू स्टेबलाइज। अब ये मैंने यहाँ पे एक ही बनाया है, यहाँ पे और भी हो, सॉरी, यहाँ पे और भी लैंडफॉर्म्स हो सकते थे। तो एरी उसमें क्या कहते हैं कि लैंडफॉर्म ऑफ जो सेम डेंसिटी के जो लैंडफॉर्म्स हैं, सेम डेंसिटी के जो लैंडफॉर्म है, दे आर फ्लोटिंग ऑन सम मीडियम विद डिफरेंट डेप्थ ऑफ ब्लॉक टू स्टेबलाइज। हो सकता है दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सब साथ में फ्लोट कर रहा है, लेकिन एक साथ बैलेंस बनाने के लिए जितना ये ऊपर है इनके नीचे भी कुछ इनकी रूट्स होगी जो स्टेबलाइज करती होगी। एक बेसिकली रूट का कंसेप्ट दे रखा है कि दे आर फ्लोटिंग ऑन सम मीडियम, है ना, एंड डिफरेंट डेप्थ ऑफ ब्लॉक है नीचे beneath the surface which is stabilizing them above the surface। तो इसीलिए इसको रूट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि फॉर एनीथिंग जो ऊपर ऐसे बैलेंस करके बैठी हुई है, उसको इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उससे बड़ी एक रूट होनी चाहिए। तो आइडियली तो इट इज सेट कि जब ये हिमालयास पे रिसर्च कर रहे थे एंड द क्वेश्चन वाज अबाउट हिमालय से ही स्टार्ट हुआ था कि ऐसी डिस्क्रिपेंसी क्यों है, तो ये एक इनका नेगेटिव पॉइंट भी बनेगा कि अगर आप ये कह रहे हो कि हिमालयास बेसिकली यहाँ पे ऐसा स्टेबल खड़े हुए हैं अराउंड 8.8 किलोमीटर की हाइट के आसपास होंगे, तो आप ये कह रहे हो कि इसके नीचे एक इतना बड़ा सारा डेंसिटी इसी का पार्ट है जो इसका ये इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। सो इसका रेशियो आता है समवेयर अराउंड लगभग लगभग 1:8 का या 1:9 का, मतलब 1 पार्ट इज अबव द सरफेस एंड 8 और 9 पार्ट आर बीनीथ द सरफेस। तो अगर हम ये चीज़ को हिमालय पे अप्लाई कर देंगे तो हमें पता है कि इतना डेप्थ तो किसी लैंडफॉर्म की हो नहीं सकती ना, क्योंकि इतने डेप्थ के बाद तो देयर इज इमेंस हीट, वहाँ पे तो मेंटल प्लूम्स है, कन्वेक्शन करंट घूम रहा है। तो ये तो अगर ये इतना नीचे होता हिमालय का एक पार्ट, मतलब हिमालय ऊपर इतना सा होता और 9 टाइम्स बड़ा वो जमीन के नीचे होता, तो ये तो मेल्ट हो गया होता अभी तक। तो ये एक नेगेटिव भी है इनके थ्योरी का, जो एक वजह बनेगा कि वाई वी विल हैव सम मॉडिफिकेशंस फर्दर चल के इस थ्योरी में भी। बट अभी के लिए इतना मानते हैं कि ही आर्ग्यूड दैट लैंडफॉर्म ऑफ सेम डेंसिटी फ्लोटिंग ऑन सम मीडियम विद डिफरेंट डेप्थ ऑफ ब्लॉक्स टू स्टेबलाइज। इसी को रूट थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी भी बोलते हैं। तो एरी में जो स्टेबिलिटी है इट इज बेसिकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रूट। ये जो रूट्स है ना, these are acting as the foundational pillars, foundational pillars, और इन्हीं रूट्स की वजह से ये स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। बस दिक्कत इस थ्योरी में ये हो गई कि ये रूट्स का जो रेशियो है दैट इज 1:8, मतलब 1 पार्ट अबव एंड 8 टाइम्स बिलो। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ हिमालय। So Airy is basically saying that the density of different column of the land, जैसे कि माउंटेन हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटी हो गए, they remains the same, है ना। तो density does not change with the depth, that is the uniform density with varying thickness। तो इसमें density पूरे में यूनिफॉर्म है, it does not change। थिकनेस हाँ हो सकता है वेरी करती हो, मगर डेंसिटी वेरी नहीं करती। हमने प्रैट में देखा था कि डेंसिटी वेरी कर रही थी, जो हायर लैंडफॉर्म्स थे और जो लोअर हाइट के लैंडफॉर्म्स थे उनमें डेंसिटी का वेरिएशन था अप टू अ सर्टेन पॉइंट, जिसको एलओसी बोलते थे, मगर एक वेरिएशन तो था। मगर इसमें क्या है, इसमें वो वेरिएशन नहीं है। सो टू सम अप वी कैन से दैट Airy said he postulated basically that there is a uniform density with varying thickness, and Pratt said that there is a uniform depth with varying density।
आई होप दिस इज क्लियर। एक मैं एग्जांपल और बना देता हूँ साइड बाय साइड एरी एंड प्रैट का। सपोज दिस इज वन ब्लॉक, this is another block, this is another block। ऐसे ही एक डायग्राम यहाँ पे भी बनाते हैं। दिस इज वन ब्लॉक, दिस इज वन ब्लॉक एंड दिस इज वन लैंडफॉर्म। ये सब लैंडफॉर्म्स हैं। अब होगा क्या, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस। थोड़ा रफ बना रहा हूँ तो समझ लेना बस क्या है हो रहा है। यहाँ पे जो डेंसिटी है इसकी और इसकी, जो डेंसिटी है इट इज यूनिफॉर्म। यू कैन सपोज इसकी डेंसिटी भी 3 है, इसकी डेंसिटी भी 3 है, इसकी डेंसिटी भी 3 है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी 3 है, इसकी 4 है, और ये टॉलर सबसे शॉर्टर हाइट वाला है, इसकी 5 है। यहाँ पे एक सबस्ट्रैटम है। आई होप यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी इज वेरिंग। वहाँ पे क्या था, डेंसिटी वॉज यूनिफॉर्म, हियर डेंसिटी इज वेरिंग। आई होप इस डायग्राम से पूरा डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज एरी, दिस इज प्रैट। दिस इज द लाइन ऑफ कंपनसेशन। प्रैट में हमने देखा था एक पॉइंट के बाद, लाइन ऑफ कंपोजिशन के बाद सब कुछ इक्वली कंपैरेबल हो जाएगा। इसमें ये इक्वली कंपैरेबल नहीं है, इसमें इट इज द फ्लोटेशन प्रिंसिपल लग रहा है। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप दिस इज क्लियर। एक अगले वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ का, आइसोस्टेसी का प्लेट टेक्टोनिक का इंटरप्रिटेशन भी समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।